हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित मानव आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला करंट अफेयर्स है ब्रांड इंडिया कैंपेन। क्या है ब्रांड इंडिया कैंपेन? हाल ही में जो है, जो वाणिज्य वाणिज्य मंत्रालय है हमारा, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया है। क्यों? जो भारत में हम एक्सपोर्ट करते हैं, भारत से जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए किया है। उनमें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको गति देने के लिए स्पेशली, यानी कि नए बाजार में सेवाओं के साथ साथ उत्पादकों के निर्यात को गति देने के लिए भारत जो ब्रांड इंडिया कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि निर्यात को गति देने के लिए किया गया, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक योजना बना रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में इस वर्ष की बात करता हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक के लिए, 2021 से 2022 का जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसमें भारत का जो निर्यात है वो $400 बिलियन पहुंचने जा रहा है, उसको पार करने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है भारत की हिस्ट्री में, निर्यात जो है वो $400 बिलियन के पार जाने वाला है। तो इसको देखते हुए ब्रांड इंडिया कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। ओके, अब इससे क्या होगा, जो ब्रांड इंडिया कैंपेन में जो निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं सेवाओं को उनको बढ़ावा देने के लिए एक छाता अभियान यानी कि अम्ब्रेला कैंपेन के रूप में काम करेगा ब्रांड इंडिया कैंपेन। ओके, अब बात करता हूँ इसमें कौन कौन सी वस्तुएं हम देने वाले हैं। जैसे कि रत्न हो गए, क्योंकि भारत में रत्न जो है, रत्न आभूषण का हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बना के एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कपड़ा, चाय, कॉफ़ी, मसाले, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, इंजीनियरिंग, फार्मा इत्यादि पे फोकस किया जाएगा। ओके, इसके अलावा जो है इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी, विरासत, मूल्य और जो है नवाचार, इन पे भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसका जो ये अभियान है, ब्रांड इंडिया कैंपेन जो अभियान है, वो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाएगा। ओके, अब इसका विजन क्या है, इसके विजन की बात करते हैं। ये सबसे पहले तो कि नए बाजार ढूंढना, संभावित बाजार जहाँ पर हम हमारा निर्यात कर सकें, हमारा प्रोडक्ट जो है सेल हो सके। उसके बाद भारतीय प्रतिभा को जो है विश्व से, वर्ल्ड से रूबरू करवाना, भारतीय परंपरा और आधुनिकता को साथ में लेके चलना, डिजिटल चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके माध्यम से प्रचार कार्यक्रम करना। ओके, इसके अलावा बात करता हूँ तो जो है ये IBEF क्या है, इक्विटी ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन क्या है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ओके, भारत का ये, भारत सरकार जो है इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, वित्त पोषित है उनके द्वारा। ओके, इसके अलावा भारतीय जो वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों के वितरण यानी कि मार्केटिंग और सेल के लिए जो है ये IBEF का स्थापना किया गया था। ये भारत की एक निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है। वाणिज्य और जो उद्योग मंत्रालय है उनके द्वारा, उसके जो वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित किया था 1996 में। तो ध्यान रखिएगा ब्रांड इंडिया कैंपेन का। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो करंट अफेयर्स है, ये क्या है, खुनकट्टी कानून। खुनकट्टी कानून क्या है ये? हाल ही में एक घटना हुई थी झारखंड में। ओके, वहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति, ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई करी, बाद में पुलिस के मौजूदगी में उसे जिंदा जला दिया। ठीक है, और क्यों? उस पर एक आरोप था कि उसने पेड़ों को अवैध रूप से काट कर उसे बाजार में खुला बेच दिया। उसे पेड़ों को काटा और बाजार में उसे खुला बेच दिया, जिसे खुटकट्टी जो कानून है, खुटकट्टी जो कानून है, उसका उल्लंघन उसे माना गया है। हालांकि ग्रामीणों ने वहाँ पर कहा कि जो ग्राम सभा की जो बैठक थी, उसमें मृतक जिसको मारा गया है उस व्यक्ति को 2 बार चेतावनी भी दी गई थी, पेड़ काटने से रोकने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उसने चेतावनी को नहीं सुना। इस प्रकार से उन्होंने, ग्रामीणों ने उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ओके, अब इससे बात करते हैं कि ये खुनकट्टी प्रणाली क्या है। देखो, सिंपल सी बात ये है कि आदिवासी, जो पुराने ज़माने जो आदिवासी लोग थे, आज भी जो आदिवासी लोग हैं, उनमें भूमि पर उनका क्या होता है, एक संयुक्त स्वामित्व होता है। यानी कि पूरी भूमि के एक कबीला जो होता है या फिर एक समूह होता है वो मालिक होता है, एक व्यक्ति मालिक नहीं होता है। ओके, ये इस प्रणाली के तहत जो है मुंडा आदिवासी जो झारखंड में आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं, उस भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं, और खेती योग्य भूमि पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता है, न कि एक विशेष व्यक्ति का। तो ये एक विशेष व्यक्ति उसका जो है गलत यूज़ कर रहा था। ओके, अगर मैं इसके इतिहास की बात करता हूँ तो अंग्रेजों के ज़माने में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम पर इसको जो है जमींदारी में बदल दिया गया था। ओके, यानी कि कानून लेके आया, जिससे आदिवासी जो वनों पे जो उनके उपज पे निर्भर थे, उसको चेंज कर दिया गया और जमींदारी प्रणाली से बदल दिया गया। इससे क्या हुआ कि ये जो आदिवासी थे उसमें उनके कर्ज बढ़ता चला गया और जबरन मजदूरी का कारण बना, और कर्ज के कारण परिणाम स्वरूप जो उस टाइम पे एक
स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। ओके, तो ये एक काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा, उन्होंने रूल भी बना रखे हैं। तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें, खुदकंडी कानून अभी हाल ही में चर्चा में आया, तो ध्यान रखिए कहाँ पर चर्चा में आया है ये झारखंड में चर्चा में आया है। ओके, किससे जुड़ा हुआ है? ये मुंडा समुदाय से जुड़ा हुआ है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर के बारे में चर्चा करते हैं। ई बाइक टैक्सी योजना, सबसे पहली बात तो ई बाइक टैक्सी योजना कहाँ चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक के बैंगलोर में चलाई जा रही है। ओके, मतलब एक प्लान है जिसमें हाल ही में, हालांकि ये जो जुलाई 2021 में शुरू की गई थी, बट हाल ही में इसमें जो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन एक कंपनी द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है। क्या है ये? इसमें क्या है, ये योजना जो है, एक तो इंडिविजुअली फर्मों और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको राज्य की राजधानी बैंगलोर में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देती है ये योजना। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर कोई भी अपने जो है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी चला सकता है। ये मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप को जोड़ती है। ठीक है, ये योजना शुरू की गई थी मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप को जोड़ने के लिए। अगर ये काम करती हैं तो जनता को एक किफ़ायती परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का एक जो है विकल्प ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, खासकर कम दूरी के लिए। ठीक है, तो ये एक चालू की थी अभी, हालांकि इसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है योजना, तो जुलाई 2021 में। अभी इसमें एक कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ई बाइक टैक्सी योजना जो है कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर जो आके राजधानी उसके लिए चलाई थी। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, हाल ही में रिजर्व बैंक के अनुसार जो 3 बैंक हैं, जिसकी अगर मैं बात करूं, SBI हो गया, ठीक है, इसके अलावा HDFC हो गया, ICICI बैंक को जो है महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में इसे व्यवस्थित किया है। बताया गया कि 3 बैंक जो है महत्वपूर्ण घरेलू बैंक हैं, SBI, HDFC और ICICI। ठीक है, ये जो घोषणा की गई है वो अब जो है 31 मार्च 2021 तक के जो आंकड़े थे उसके आधार पे इसको जो है घोषणा की गई कि 3 बैंक जो महत्वपूर्ण बैंक है। ओके, RBI जो DSIB है, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक जो हैं, उनके सिस्टमिक इम्पोर्टेंस स्कोर के आधार पे उपयुक्त श्रेणी में रखता है इन बैंकों को ये। ओके, RBI इन बैंकों के इनके जो सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस स्कोर है उसके आधार पे उपयुक्त श्रेणी में रखता है। फ्रेमवर्क एक श्रेणी है, फ्रेमवर्क फॉर डीलिंग विद DSIB के तक SBI को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करूं तो इस श्रेणी के तहत बैंक को अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टीयर 1 को जोखिम भारतीय आस्तियों के 60.60% पर बनाए रखना होता है। यानी कि जो एसेट्स हैं, जोखिम एसेट्स हैं बैंकों को, उनको 0.60% तक बनाए रखना। तो इसको जो फ्रेमवर्क वो डीलिंग विद DSIB के तहत। ओके, नेक्स्ट वाला ICICI बैंक और HDFC को पहले स्थान पर रखा गया है। भाई इनकी श्रेणी क्या, इस श्रेणी के तहत जो बैंकों को जो पहले स्थान पे, यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ जोखिम भारित आस्तियों 0.20% पर रखने के लिए जो एक श्रेणी है, CET1 बनाए रखने के लिए एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर आपको पहले स्थान पे, अगर SBI जो तीसरे स्थान पे, वहाँ पर जोखिम भारतीय आस्तियों को जो है 0.60% पर रखने का आवश्यक है। ओके, और वहीं पहले स्थान पर 0.20 एक श्रेणी बना रखी है, उसके अनुसार वहाँ पर रखा गया है। अब ये क्या है, जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या है, तो कुछ बैंक उनके आकार और परस्पर जुड़ाव के कारण जो है व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कि आज देखो, अगर आप भारतीय सिस्टम में देखोगे तो SBI एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है इंडिया के बैंकों में। ओके, इस तरीके से HDFC और ICICI बैंक बहुत बड़ा जो रोल रखते हैं। तो ऐसे बैंकों को बैंकों के रूप में माना जाता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़े हैं। अगर ये फेल भी होता तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये विफल हो गए। अगर आज के दौर में अगर SBI विफल होता तो बहुत बड़ी बात होती है, विफल हो सकता है, मतलब हो जाए। तो इस ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर बैंकों के संकट में, तो हम एक आशा करते हैं कि हाँ सरकार जो है सपोर्ट करे, क्योंकि ये बैंक विफल हो रहे हैं। तो ये इस तरीके का एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है भारत के, यानी कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक इनको जो है RBI के अनुसार इनको व्यवस्थित रूप से माना गया है। ओके, तो अगर इनका एक हम आशा करते हैं कि अगर ये जो फेल हो जाए इन केस, तो क्या भारतीय सरकार सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो इनको एक दर्जा मिला है। ओके, नेक्स्ट वाले बात करते हैं प्लान बी। प्लान बी क्या है, ये जो है प्लान बी, सबसे पहले तो
उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो उत्तरी सीमांत रेलवे है उसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है हाथियों को रेल की पटरियों से दूर रखना। और इस योजना को हाल ही में भारतीय जो रेलवे से सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है उत्तरी सीमांत रेलवे को, प्लान बी के लिए। ओके, जो है बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। ओके, अब बात करते हैं कि यार ये योजना में क्या होता है कि रेल के पटरियों के साथ कुछ उपकरणों को लगाया जाता है और वो जो है मध्यवर्गीयों के झुंड की भिन्न भिटाट की जो आवाज़ होती है वो पैदा करती है। इससे क्या होता है, जब अगर हाथी रेल की पटरी के पास आएंगे और ऐसी आवाज़ भिन्न भिटाट की आवाज़ सुनेंगे तो उससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं हाथी और उससे दूर चले जाएंगे। यानी कि हाथियों को ट्रैक से दूर रखने के लिए प्लान बी योजना लाई गई है। ओके, अब जो है ये डिवाइस लगेंगे, जो उपकरण लगेंगे, इसके उत्पन्न ध्वनि जो है पटरी से 400 मीटर की दूरी से सुनाई देगी। यानी कि जो हाथी रहेंगे वो 400 मीटर दूर ही रहेंगे पटरी से। तो इससे का एक काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि ये इसका बेनिफिट, इसका यूज़ क्यों किया गया है, इसका यूज़ इसलिए किया जा रहा है, आवश्यकता क्यों है इसकी, इस प्लान की, कि अगर 2009 से लेकर 2021 तक 186 से ज़्यादा हाथियों की मौत हो चुकी है ट्रेन के साथ दुर्घटना में। तो हमें पर्यावरण को भी बचाना है, पशु पक्षियों को भी बचाना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत होती है वो असम जिले में होती है, असम राज्य में होती है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर उड़ीसा का नंबर आता है। ओके, और ये डिवाइस जो है हाल ही में सबसे पहले जो है ये उपकरण असम के कामाख्या स्टेशन जो है वहाँ पर स्थापित किया गया था। अब तक 56 स्थानों पर लगा चुके हैं और ये सभी स्थान जो हैं ये उत्तर सीमांत रेलवे के अधिकार में आते हैं। और प्लान बी ने जो है 950 हाथियों को बचाया, जो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। प्लान बी जो है उत्तरी सीमांत रेलवे पे उसके द्वारा लगाया जा रहा है हाथियों को सुरक्षित रखने के लिए। ओके, दुर्घटना को कम करने के लिए, हाथियों के साथ जो दुर्घटना होती है उसको कम करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स की। इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये? हाल ही में परिवहन मंत्रालय ने सभी पुलों की जानकारी एकत्र करने के लिए एक इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी की है। भारतीय पुल प्रबंधन प्रणालिका जो है एक तैयारी की है। इसका निर्णय क्यों लिया गया है भाई? इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम का निर्णय क्यों लिया गया? अभी तक जितने भी पुल बनते हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं कि कब गिर सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, देश के पास कोई डेटा ही नहीं है। तो इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब समाप्त होगा, इसे कोई हमें पता नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब हमें पता नहीं है कि यार एक्सपायरी डेट कब है, कब खत्म होने वाला है, इसकी उम्र कब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, जब एक उम्र निकल जाती है, पुल पुराना हो जाता है, तो उससे दुर्घटना होने की संभावना है और मौतें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आए दिन घटनाएं भी होती रहती है और खबरें भी आती रहती है। ओके, तो अब जो है एक इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि पुलों की और अन्य संरचनाओं की संख्या की पहचान करके, उनका सर्वेक्षण करके, ठीक है, उनके जो पहचान करके डिजिटल रूप में एक डेटा डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। एक IBM सिस्टम की स्थापना की जाएगी, इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। इस सिस्टम को जो है संकटग्रस्त पुलों की पहचान करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कुछ पुल काफ़ी पुराने हो चुके हैं जिन पे हमें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन वो कैसे पता पड़ेगा, वो जो है उसके लिए ही इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम लाया जा रहा है। ओके, ये जो है ये मरम्मत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण या नए निर्माण जैसे सुधारात्मक उपाय करने के संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को संवेदनशील बनाने का प्रयास करेगा। यानी कि बताएगा कि भाई ये इसको मरम्मत की जरूरत है, पुनर्वास की जरूरत है या नए निर्माण की जरूरत है, जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके उसके बारे में जो भी एजेंसी रहेगी उसको बताएगा, उसको जो है गाइड करेगा, उनको बताएगा कि भाई करना क्या है आगे। ओके, और हावी जो है केंद्र सरकार जो है अब समुद्र में जो ब्रिज बन रहे हैं, उनके समुद्र किनारे जो ब्रिज बन रहे हैं उसमें स्टेनलेस स्टील का भी यूज़ करना सोच रहा है कि स्टेनलेस स्टील का यूज़ करो। इससे क्या होगा कि पुलों की ताकत बढ़ती है, सही और लंबी उम्र बढ़ती है, पुलों भी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। तो IBMS का ध्यान रखिएगा किसके लिए लाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वाले करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, पहली बात तो ये कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ओके, इस बार का जो आयोजन है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो आयोजन है 2022 का, वो पांडिचेरी में होगा और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। 12 जनवरी से लेके
16 जनवरी तक ये महोत्सव का आयोजन पुडुचेरी में किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे शुरू होगा और ये भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का प्रतीक भी है। ओके, इस महोत्सव में देश भर के 18 से लेकर 22 साल के जो आयु वर्ग के जो युवा हैं, लगभग 7,000 युवाओं के सम्मिलित होने की संभावना है। ओके, इसमें पुडुचेरी के ही लगभग 500 युवा शामिल लेंगे। अब इसका जो है क्यों मनाया जाता है ये, ताकि इससे राष्ट्रीय एकता, युवाओं के बीच में राष्ट्रीय एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना, साहस की अवधारणा को प्रचारित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। ओके, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव इस बार पुडुचेरी में 12 से लेके 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके।